बीकॉम शेड्यूल बैंकिंग प्रॉब्लम। लास्ट वीडियो हमने इसको ठीक से पढ़ लिया था और कलर भी कर दिया था। क्यों कलर किया था बेटा? बिकॉज ऑफ द एडजस्टमेंट्स। जैसे कि हम यहाँ पर पेपर्स में टिक करके रखते हैं कि भाई इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, इस एडजस्टमेंट ये आइटम के ऊपर एडजस्टमेंट है, वो आइटम के ऊपर एडजस्टमेंट है। आइटम यानी कि आइटम्स ऑफ दिस वंस, this share capital, profit and loss accounts, balance, these are the our items into this balance sheet. So this balance sheet is the balances, these are the balances of Rajashree Shahu Bank Limited. So let's solve this problem. Before solving this problem, we need to prepare or we need to draft it the format of the Rajashree Shahu Bank Limited balance sheet as on 31st March 2019. So हम लोग जनरली वर्टिकल बैलेंस शीट बनाते हैं, बट बैंक्स के जो बैलेंस शीट्स होते हैं वो हम देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल्स होते हैं। तो दिस इज आवर लायबिलिटी साइड, schedules, amount balance and amount balance. So under to the liability side we have a capital. This is our schedule number first, as we know that very well. Yeah, पहला क्या है हमारा शेड्यूल? कैपिटल हमारा पहला शेड्यूल है। नंबर शेड्यूल नेक्स्ट क्या शेड्यूल्स क्या है? नंबर सेकेंड रिजर्व एंड सरप्लस एंड अदर रिजर्व फंड्स। Number 3 we have a schedule deposits. Number 4 borrowings. Number 5 other liabilities and provisions. After the number 5 schedules liabilities side we have to tally to here. हमें पूरा टोटल करना होता है। ध्यान देने वाली बात है कि 1 से लेकर 5 तक शेड्यूल किसके है? लाइबिलिटीज की है। ठीक है, अब देखेंगे एसेट्स के शेड्यूल्स। तो इसका हम आगे बढ़ा लेते हैं। यहाँ पर है एसेट्स के शेड्यूल्स। कैश एंड बैंक बैलेंस विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नंबर 6 बैलेंसेस विथ अदर बैंक्स। जैसे कि यहाँ पर कैश एंड बैंक बैलेंस विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वैसे ही यहाँ पर बैलेंसेस विथ अदर बैंक्स, बट अदर बैंक्स, राइट, एंड मनी एट कॉल्स एंड शॉर्ट नोटिसेस। नंबर 7 शेड्यूल है इन्वेस्टमेंट। नंबर 8 लोन्स एंड एडवांसेस। नंबर 9 फिक्स्ड एसेट्स। नंबर 10 और अदर एसेट्स। नंबर 11। जैसे कि हमने ऊपर देखा कि क्या थे लायबिलिटीज में, कितने शेड्यूल थे? लायबिलिटीज में थे टोटल 5 शेड्यूल्स, कैपिटल से लेकर अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस तक। एसेट्स में कितने शेड्यूल है? बस एक प्लस कर देना है, यानी कि 5 में 1 प्लस बोले तो 6 शेड्यूल्स कहाँ पर हैं? एसेट्स में है। तो इन सब की टोटल यहाँ पर आ जाएगी एसेट्स टोटल एंड हियर लायबिलिटीज टोटल। दोनों मिलाकर अमाउंट ठीक होनी चाहिए, तब हमारा बैलेंस शीट क्या होगा? टैली होगा। और यहाँ पर बैलेंस शीट में ध्यान देने वाली बात एक है कि 11 नंबर शेड्यूल के बाद में, मतलब 11 नंबर शेड्यूल अपना कौन सा है? अदर एसेट्स के शेड्यूल के बाद में नंबर 11 शेड्यूल के बाद में नंबर 12 शेड्यूल आता है, जो कि एसेट साइड में ही आता है, कंटिंजेंट लायबिलिटीज करके आता है। माने एसेट साइड में नहीं कह सकते, बट एसेट्स के नीचे आता है कंटिंजेंट लायबिलिटी। सो व्हाट इज द कंटिंजेंट लायबिलिटी? द लायबिलिटी व्हिच इज अकर्ड this year but should be paid into the next year. So that is the contingent liability. Number 12. सो इसी के नीचे हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी फॉर्मेट जो हॉरिजॉन्टल है बना के रखा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट कैसा है? पर्टिकुलर शेड्यूल्स अमाउंट एज इट इज सेम ऑफ बैलेंस शीट, बट दैट नाम वहाँ पर थोड़ा सा चेंज है कि नहीं? तो यहाँ पर नंबर फर्स्ट में आ गया इनकम। इनकम में क्या आता है? इंटरेस्ट अर्न्ड। हमें इंटरेस्ट कितना मिला? हमने जो डिपॉजिट रखे थे उसमें से हमें इंटरेस्ट कितना मिला वो डिपॉजिट के ऊपर, वो हमारी इनकम हो जाएगी। तो ये आ जाएगा आपका 13 नंबर शेड्यूल में। अदर इनकम, जो कि हमें बाकी कुछ अलग डिपॉजिट से कुछ अलग इन्वेस्टमेंट्स होगी उसके ऊपर की जो अदर इनकम होगी, या फिर कुछ कमीशंस वगैरह हमें मिला होगा, तो ये वहाँ पर आ जाएगी अदर इनकम। नंबर 14 का शेड्यूल है। इन दोनों की टोटल अमाउंट हम यहाँ पर लिखेंगे। नंबर नेक्स्ट एक्सपेंडिचर, यानी कि इनकम में से घटाकर हम एक्सपेंडिचर लिखेंगे, बराबर है कि नहीं? ओके, चलिए। तो इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, कितना इंटरेस्ट हम लोगों ने दिया, तो ये चीज वहां पर इसका उल्टा, बिल्कुल इंटरेस्ट अर्न है यहाँ पर इंटरेस्ट एक्सपेंडेड है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, हम लोगों ने ऑपरेट करते समय ऑफिस या फिर फर्नीचर्स वगैरह सब कुछ जो भी कुछ है वो चीज़ ऑपरेट करते समय हमें ऑफिस में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने लगे, सो ये चीज़ यहाँ पर आ जाएगी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नंबर 16 शेड्यूल। तो यहाँ पर अपने पूरे शेड्यूल कंप्लीट हो जाते हैं। नंबर 13, नंबर 14, नंबर 15 और नंबर 16 शेड्यूल से यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। बट यहाँ से आगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉब्लम चलते ही रहता है कि नहीं? तो कंटिजेंसीज एंड प्रोविजंस यहाँ पर आएंगी। कंटिजेंसी एंड प्रोविजंस जो अलग से होती है, जो शेड्यूल्स में नहीं आएगी,
वो यहाँ पर आएगी कंटिजेंसीज एंड प्रोविजंस। नंबर 3 पार्ट यहाँ पे देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये साल का प्रॉफिट लिख लेंगे यहाँ पर। प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर का प्रॉफिट लिखेंगे यहाँ पर। इनकी दोनों की टोटल कर देंगे। ओके, अप्रोप्रिएशंस कुछ हैं, हाँ होने हैं। 20% नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू स्ट्रेटेजी रिजर्व फंड, ये हमेशा होता ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। 20% हमें नेट प्रॉफिट का ट्रांसफर करना होता है स्टैट्यूटरी रिजर्व फंड में। नंबर नेक्स्ट, जो बैलेंस बचेगा प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट हम कर देंगे। तो नेक्स्ट क्या है? सो नेक्स्ट ये है कि हमने यहाँ पर शेड्यूल्स बना के रखे, जैसे कि आपको भी ये शेड्यूल्स बना के रखने हैं, है कि नहीं? तो शेड्यूल्स कैसे बना के रखे हमने, देखो एकदम बढ़िया से। पर्टिकुलर शेड्यूल अमाउंट, सो कैपिटल यहाँ पे आ जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस आ जाएगा, एंड ऑल्सो अदर्स। सो लेट्स स्टार्ट द प्रॉब्लम सॉल्विंग। नंबर फर्स्ट, शेयर कैपिटल 10 लाख रुपीज। शेयर कैपिटल को हमने कलर करके रखा है, टिक करके रखी। इसका मतलब क्या है? शेयर कैपिटल के ऊपर एडजस्टमेंट है। सो व्हाट इज द एडजस्टमेंट ऑन शेयर कैपिटल? लेट्स सी द एडजस्टमेंट ऑफ शेयर कैपिटल। क्या है शेयर कैपिटल के ऊपर एडजस्टमेंट? सो दिस इज द एडजस्टमेंट ऑन शेयर कैपिटल। द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कंसिस्ट ऑफ ₹20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है, कितना कह रहा है? 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। आगे पढ़ेंगे। ऑल ऑफ विच हैव बीन सब्सक्राइब बट ओनली 50% हैव बीन कॉल्ड अप। क्या बोल रहा है? ऑल ऑफ विच हैव बीन सब्सक्राइब, पूरा का पूरा ऑथराइज शेयर कैपिटल जितना था उतना सब्सक्राइब हो गया, बट लेकिन यानी ओनली 50% हैव बीन कॉल्ड अप, उसमें से सिर्फ 50% क्या था? कॉल्ड अप कैपिटल था। तो इसका मतलब हम ये जाएगा बैलेंस शेड्यूल में। तो यहाँ पर हमने शेड्यूल्स बना के रखे हैं ना, तो शेड्यूल्स में यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे ऑथराइज्ड कैपिटल, इसको कॉमा करेंगे। जितना ऑथराइज था उतना ही क्या हुआ? सब्सक्राइब कैपिटल, है कि नहीं? तो इसको फिर से हटा देंगे, ऑथराइज के बाद में कॉमा लगा देंगे, ऑथराइज कॉमा सब्सक्राइब कैपिटल कितना था? 20,000 इक्विटी शेयर्स, राइट? इक्विटी शेयर्स कितने रुपए का? एट द रेट ऑफ 100 रुपीज ईच, है ना? तो ये अमाउंट हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर इज इक्वल टू 20,000 इंटू 100, 20 लाख रुपीज इज आवर ऑथराइज एंड सब्सक्राइब कैपिटल। अब वो आगे क्या बोल रहा था कि सब्सक्राइब बट ओनली 50% हैव बीन कॉल्ड अप कैपिटल, बट ओनली 50% कितना था? कॉल्ड अप कैपिटल था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉल्ड अप कैपिटल, यहाँ पे ब्रैकेट कर देंगे, क्या लिखेंगे? 50% ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, इसको ब्रैकेट कंप्लीट कर देंगे। तो ऑथराइज कैपिटल हमारा यही था, सब्सक्राइब कैपिटल भी हमारा यही है। दिस वन इज आवर सब्सक्राइब कैपिटल एज वेल एज ऑथराइज कैपिटल। इट मीन्स इज इक्वल टू 20 lakh upon 2. Why we have 2 here comes a 2? Because of 50%. So this is our 10 lakh rupees. Let's see the balance sheet. Oh, let's see the balances amount of here. कितना है बेटा? 10 लाख रुपीस। यहाँ पर भी कितना है? 10 लाख रुपीस। क्लियर है? तो इसको टोटल कर देंगे, तो टोटल कितनी आएगी? सिर्फ इतनी आएगी, है ना? 10 लाख रुपीस, बिकॉज हम ऑथराइज कैपिटल ऐड नहीं करते हैं। So that's why the 10 lakh rupees here. So शेड्यूल पहला हो गया, तो शेड्यूल पहले की अमाउंट हम कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे? टू द बैलेंस शीट, है कि नहीं? ये हमारा बैलेंस शीट है, तो यहाँ पर हम अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, इज इक्वल टू करेंगे, अमाउंट कितनी थी? 10 लाख रुपीस,
10 लाख रुपीस लिख देंगे। बिल्कुल इजी तरीके से समझाऊंगा, बिल्कुल यहाँ पर फास्ट नहीं जाऊंगा। नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस ऑफ द लास्ट ईयर। सो दिस इज द लास्ट ईयर बैलेंस 81,500 रुपीज। कहाँ पर जाएगा? यस बिल्कुल जाएगा, उसके नाम से ही जाएगा। कहाँ पर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये रहा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पर है नंबर 3 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो क्या बोल रहा था? प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर। देख लीजिए ना, फिर से देखेंगे क्या बोल रहा था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस ऑफ द लास्ट ईयर कितना? 81,500 रुपीज। तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पर 81,500 रुपीज। इनर कॉलम को क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट ऑफ द ईयर अमाउंट आने वाली है, उसको टोटल बढ़ाकर हम यहाँ पर लिख देंगे। चलिए नेक्स्ट जाएंगे। ओके, करंट डिपॉजिट 21,44,000 rupees. So these are the deposits and deposit schedules. What is the deposit schedule? Let's see, check it out. The deposit schedule कितने नंबर का है? या 3 नंबर का डिपॉजिट शेड्यूल है। तो चलिए शेड्यूल में चले जाते हैं। यहाँ पर शेड्यूल चेक करते हैं डिपॉजिट का। डिपॉजिट्स, ये लो आ गया डिपॉजिट का शेड्यूल हमारे सामने। सो दिस इज द डिपॉजिट शेड्यूल। इसको मैं ऊपर ले लेता हूँ, आपको दिखेगा ठीक से। चलिए अमाउंट क्या थी पहली? करंट डिपॉजिट अकाउंट 21,44,000 रुपीज। करंट डिपॉजिट अकाउंट, यहाँ पर लिखेंगे करंट डिपॉजिट्स अकाउंट। इनर कॉलम को लिखेंगे क्योंकि और भी डिपॉजिट्स हो सकती है और है, हमने प्रॉब्लम को पढ़ा था। 21,44,000 रुपीज। फिर से प्रॉब्लम के ऊपर आएंगे। क्या है? फिक्स डिपॉजिट। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट 23,43,000। तो चलिए इसको भी वहां पर लिख देते हैं डिपॉजिट में, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। हम लोग शेड्यूल में लिख रहे हैं, ठीक है? फिक्स डिपॉजिट अकाउंट कितना है देखते हैं प्रॉब्लम में। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट कितना है? सो 23,43,000। चलो आ गया। नेक्स्ट, ये भी इनर को लिखा क्योंकि आगे भी डिपॉजिट है, हमें दिखा है, हमने पढ़ा भी है। सेविंग बैंक अकाउंट, सेविंग है बेटा तो डिपॉजिट ही है ना सेविंग। क्या है सेविंग? देखिए ना, सेविंग बैंक अकाउंट तो डिपॉजिट है 11,07,000 रुपीज। तो ये भी डिपॉजिट्स में चले जाएगा। डिपॉजिट्स सेविंग बैंक अकाउंट इज इक्वल टू करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, हम यहाँ से कैच कर लेंगे। तो चलिए ये हो गई यहाँ पर। अब आगे डिपॉजिट्स आएगी वैसे हम वो शेड्यूल को बंद कर देंगे। लेट्स सी नेक्स्ट, डायरेक्टर फीस एंड ऑडिट फीस। सो डायरेक्टर फीस एंड ऑडिट फीस क्या है? हमारी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है कि नहीं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर हम बनाते थे तो डेबिट को जाते थे ना डायरेक्टर फीस एंड ऑडिट फीस। सो दैट्स व्हाई वी कैन कंसीडर हियर दीज आर दी आवर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो चलिए ऑपरेटिंग नंबर शेड्यूल कितना था हमारा देखते हैं। यस आपको तो भाई पूरा है कि नहीं? तो ऑपरेटिंग नंबर 16, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। चलिए तो लास्ट में अपना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है कि नहीं? नंबर 16। सो दिस इज द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ओके, यहाँ पर नंबर लगा देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो चलिए यहाँ पर 7 को लिख देते हैं। क्या था? डायरेक्टर्स फीस। दूसरा क्या था? ऑडिट फीस, राइट? चेक कर लेते हैं। हाँ ऑडिट फीस था। नंबर 8 यहाँ पर लिखेंगे ऑडिट फीस। सो लेट्स सी द अमाउंट ऑफ डायरेक्टर्स फीस। डायरेक्टर फीस कितनी थी?
डायरेक्टर्स फीस 9300 आ गई, और इसकी कितनी थी, ऑडिटर फीस 8800 रुपीज़। चलो दोनों अमाउंट आ गई। फिर से जाते हैं प्रॉब्लम के ऊपर। यस, क्या है, फर्नीचर। सो फर्नीचर हमारा क्या है, द फर्नीचर इज अवर, फर्नीचर इज व्हाट, फर्नीचर इज अवर फिक्स्ड एसेट, राइट, फर्नीचर इज अवर फिक्स्ड एसेट्स। तो फर्नीचर पे जाएंगे, फर्नीचर हमारा फिक्स एसेट है, तो शेड्यूल्स के ऊपर जाएंगे। शेड्यूल्स कहाँ पर है, तो यहाँ पर फाइंड करेंगे फिक्स्ड एसेट्स शेड्यूल। तो 10 नंबर का हमारा फिक्स्ड एसेट शेड्यूल है कि नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे फिक्स्ड एसेट्स। देखो आ गया, क्या बात है, वहां से कैच किया था, है कि नहीं। फिक्स्ड एसेट्स आ गया यहाँ पर। अमाउंट कितनी है फिक्स्ड एसेट्स की, फर्नीचर की अमाउंट कितनी है, 85,900 रुपीज़। तो हमें यहाँ पर लिखना क्या था, फर्नीचर लिखना था फिक्स्ड एसेट्स में। फर्नीचर, फर्नीचर रुपीस कितना है फर्नीचर, लेट्स सी 85,900 रुपीस। वेयर इज द फर्नीचर, यस, इनटू द शेड्यूल ऑफ नंबर 10 फिक्स्ड एसेट्स 85,500 रुपीस। चेक कर लेंगे यार, फिर से कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। 85,900 रुपीस है कि 85,900, ये था हमारा बैलेंस 85,900 रुपीस। चलिए 85,900 रुपीज़ यहाँ पर आ गए। इसमें से हमें लेस करना है, क्या लेस करेंगे, वहाँ पर एडजस्टमेंट थी, क्या चीज़ की, डेप्रिसिएशन। हाउ मच ऑफ डेप्रिसिएशन, लेट्स सी द एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट को फिर से पढ़ लेते हैं। क्या है एडजस्टमेंट, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन प्रीमाइसेस ₹90,000 एंड फर्नीचर ₹8,000। सो फर्नीचर हैव 8,000 depreciations. So let's see the furniture's depreciations ₹8,000। तो चलिए इसको यहाँ से घटा देंगे, 85,900 माइनस 8,000 रुपीज़। फर्नीचर की अमाउंट आ गई 77,900 रुपीज़। और ये डेप्रिसिएशन का एक इफेक्ट यहाँ पर हो गया। दूसरा इफेक्ट हम कहाँ पर लिखते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। तो यहाँ पर कहाँ पर आएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आएगा। 9 नंबर पे लिखेंगे depreciation on furniture. How much of depreciation, 8,000 depreciation on furniture। चलिए नेक्स्ट जाएंगे, फर्नीचर के ऊपर आ गए थे हम। ओके, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है ना, 7,04,000 अमाउंट। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट है हमारा, तो बेटा ये चीज़ कहाँ पर जाएगी, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट देखो, इंटरेस्ट अर्न पे जाएगी, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। यहाँ पे देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इंटरेस्ट अर्न शेड्यूल नंबर 13 में जाएगी। तो शेड्यूल नंबर 13 हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो शेड्यूल नंबर 13 कहाँ पर है, यस, हमारा शेड्यूल नंबर 13 यहाँ पर है। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट। So how much of interest and discount we have? The balance of 7,04,000 rupees. चेक कर लेते हैं फिर से, 7,04,000 रुपीज़ इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट। इसके ऊपर एडजस्टमेंट क्या है, चलो एडजस्टमेंट देख लेते हैं। या किधर है एडजस्टमेंट्स, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड अमाउंट टू ₹7,100 रुपीज़। सो दिस इज द रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड 7,100। सो ये चीज़ वहाँ से माइनस होगी। क्यों माइनस होगी, बिकॉज हियर इज अ इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, और हमने रिबेट दिया है ना बेटा, रिबेट हमारा देना बाकी है, आउटस्टैंडिंग है, लायबिलिटीज है। लेस रिबेट एंड क्या था, रिबेट
रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, तो यहाँ पर लिखेंगे लेस रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड, हाउ मच ऑफ अमाउंट रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, अमाउंट कितनी थी 7,100 रुपीज, तो यहाँ से 7,100 माइनस कर देंगे, आउटर को अमाउंट कितनी आ जाएगी, चलिए चेक करते हैं। 7 लाख, ये अमाउंट कितनी है 7 लाख, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट की अमाउंट कितनी थी 7,04,000 राइट, 7,04,000 रुपीज, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, इज इक्वल टू 7,04,000 माइनस 7,100, ओके 69 कितना है 69,000, ओके 6,96,900 रुपीज, सो दिस इज द अमाउंट इज इक्वल टू 6,96,900 रुपीज अमाउंट टोटल को जाएगी। अब ये इफेक्ट रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड हमारी लायबिलिटीज है, तो ये लायबिलिटीज में जाएगा, लायबिलिटीज में जाएगा राइट, तो लायबिलिटीज का हमारा एक शेड्यूल हमने बना के रखा है, अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस, है कि नहीं, अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस, तो यहाँ पर लिखेंगे रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड, कितना था अमाउंट 7,100 रुपीज, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड 7,100, so this is the I think done these adjustments. So let's see the value of our interest earned, number 13, how much 6,96,900 rupees, so we should transfer this amount to the interest earned 13 number schedule in a profit and a loss account, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 13 नंबर शेड्यूल यहाँ पर है, इज इक्वल टू करेंगे अमाउंट कैच करेंगे यहाँ से 6,96,900 रुपीज कम। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, सो दिस एडजस्टमेंट इज फिनिश्ड, ओके नेक्स्ट इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट 7,04,000 हो गया, इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोविंग, जैसे इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट हमें इनकम मिला तो इंटरेस्ट पेड है ना, तो ये इनकम हमारा एक्सपेंडेड है, एक्सपेंसेस है ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का 13 नंबर का शेड्यूल क्या था, इंटरेस्ट अर्न था, तो यहाँ पर देखिए ना एक्सपेंडिचर में इंटरेस्ट एक्सपेंडेड नंबर 15 शेड्यूल का है। चलिए उसके ऊपर एडजस्टमेंट है क्या, चलो चेक कर लेते हैं यार फिर से, इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोविंग्स नहीं है 4,04,000 रुपीज, तो कहाँ पे जाएगा शेड्यूल नंबर 15 में, क्या लिखेंगे इंटरेस्ट पेड एंड interest paid and borrowing, right, borrowings, let's see the amount of borrowings, how much, yeah, interest paid on borrowings, not and borrowings, interest paid on borrowings, so this should be interest paid, right, so that's why consider here this amount डायरेक्ट आउटर को जाएगी, बिल्कुल उसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 4,00,400 4,04,000 रुपीज आउटर को अमाउंट चलेगी, तो यहाँ पर भी उतनी अमाउंट आ जाएगी 4,04,000 रुपीज। चलिए इंटरेस्ट एक्सपेंडेड हो गया हमारा, 15 नंबर शेड्यूल शुड कंप्लीटेड, लेट्स ट्रांसफर दिस अमाउंट टू द बैलेंस शीट नंबर 15 शेड्यूल, वेयर इज आवर बैलेंस शीट, ओ सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 15 नंबर शेड्यूल में हम वो अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, तो इंटरेस्ट एक्सपेंडेड यहाँ पर ट्रांसफर कर देते हैं, हाउ मच ऑफ अमाउंट 4,04,000 rupees should be transferred to here into the interest expended in a profit and loss account schedule number 15, schedule number 15, let comes to the once again in a problem, commission and exchange, this is what commission and exchange 2,03,000 rupees,
So what is that commission and exchange? This is our income, right? To let's see here, other income, commission and exchange. Why we call to here this is a commission and exchange? हमें कमीशन मिला है ना बेटा, देखो यहाँ पर है ना अमाउंट, ये साइड में ना अमाउंट, डेबिट में क्या क्रेडिट में अमाउंट है, क्लियर है? तो कमीशन एंड एक्सचेंज हमें मिला है, वी आर गेटेड द कमीशन एंड एक्सचेंज। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम वर्टिकल बनाते थे तो ये अमाउंट हम कहाँ पर लिखते थे? टू द क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। So that's why here we consider this amount should our 2,03,000 commission and exchange is our other income. Let's go to the schedule number 14. So where is the schedule number 14? Yeah, into the upper of 15. तो यहाँ पर लिखेंगे what is the amount? Commission and exchange, other income, 14 number schedule. Commission and exchange. How much of amount commission and exchange? To go directly outer side. No one is adjustment is to commission and exchange. So 2,03,000 amount should goes to the directly outer side. And here under the total of the other income 14 number schedule 2,03,000 it's total है कि नहीं? तो चलिए other income number 14 has to complete. Let's transfer this amount to the profit and loss account. Number 14 schedule. How much of amount? 2,03,000 rupees. The other income, which is the other income of commission and exchange. Investment. क्या है इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट हमारे गुंतवणूक है, तो ये इन्वेस्टमेंट कहाँ पे जाएगी? शेड्यूल नंबर चेक करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट कहाँ पर रहती है? हमेशा इन्वेस्टमेंट रहती है बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट एसेट्स में, राइट? इन्वेस्टमेंट नंबर 8 शेड्यूल। तो चलिए नंबर 8 शेड्यूल पे चले जाते हैं। दिस इज द 13, दिस इज द 14, ऊपर जाएंगे 12, 10, 9, 8, यहाँ पे लिखेंगे इन्वेस्टमेंट। हाउ मच ऑफ वी हैव इन्वेस्टमेंट? एनी एडजस्टमेंट ऑन इन्वेस्टमेंट? लेट्स सी द एडजस्टमेंट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। no any adjustment on investment. So this is the amount of 18,40,000 directly goes to the outer side of investments account, and here also the amount should be a come 18,40,000. So after completing investment 8 number schedule, we have to transfer this amount to the balance sheet of schedule number 8. इनर कॉलम में लिखेंगे कितनी थी? हाउ मच ऑफ अमाउंट? 18,40,000। तो यहाँ पर लिख देंगे 18,40,000 रुपीज़। तो चलिए ये हो गया 18,40,000 रुपीज़। लेट्स सी चेक इट आउट। यस, इट्स डन। 18,40,000 रुपीज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट्स अमाउंट। चलिए नेक्स्ट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। सो दिस इज द ब्रांच, इसको ऊपर कर लेता हूँ जरा। दिस इज द ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ओके, ब्रांच की कुछ एडजस्टमेंट की थी, उसका हमारे पास में बैलेंस पड़ा है, तो स्टॉक पड़ा है ना, तो एसेट्स है ना ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। सो ये अदर एसेट्स में चली जाएगी। सो लेट्स सी अदर एसेट्स। तो अदर एसेट्स फिक्स्ड एसेट्स के नीचे होनी चाहिए। यस, यहाँ पे लिखेंगे ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। कितना है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बैलेंस? सो वी हैव अ बैलेंस ऑफ ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट इज 2,04,000 रुपीज। ओके, 2,04,000 रुपीज। लेट्स सी, इनर को लिखा क्योंकि अदर एसेट्स हो सकती है। कभी भी इनर को अमाउंट लिखे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब। ओके, नेक्स्ट जाएंगे पोस्टेज एंड टेलीग्राम। दिस इज व्हाट? दिस इज आवर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, दिस इज ऑल्सो आवर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कैसे पता चलेगा? बिकॉज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम जब भी बनाएंगे तब ये पोस्टेज एंड टेलीग्राम, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कहाँ पर लिखेंगे? डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दैट्स वाई वी आर कॉल्ड टू देम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सो ये दोनों अमाउंट कहाँ पे चली जाएगी? पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स एंड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी टू दी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस शेड्यूल नंबर कितना है हमारा इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? इसके ऊपर से आपको सब पता चल जाएगा, है कि नहीं? तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारा 16 नंबर का शेड्यूल है। तो लेट्स सी द 16 नंबर शेड्यूल। यहाँ पर है 11, 12, 14, 15, 16।
तो चलिए नंबर 5 पे लिख देते हैं। नंबर 5 पे क्या लिखेंगे? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, है कि नहीं। नंबर 6 पे लिखेंगे, क्या था 6 पे? तो देखते हैं, पोस्टेज एंड टेलीग्राम। ओके, नंबर 6 यहाँ पर लिखेंगे पोस्टेज एंड टेलीग्राम। तो अमाउंट इधर उधर नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पर इज इक्वल टू करेंगे, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की अमाउंट देखेंगे। लेट्स सी, टू द प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2800 रुपीज, और पोस्टेज एंड टेलीग्राम की अमाउंट देखेंगे, प्रॉब्लम में चले जाएंगे। पोस्टेज एंड टेलीग्राम 4100 rupees. So it's done. Let's come once again to the problem. Premises. What is a premises? Premises is our fixed assets, right? So that's why we can consider this amount should transfer to our fixed assets. So what is the fixed assets schedule? Schedule number 10. This is the fixed asset schedule number 10. So goes to the fixed assets. So this is the 16 number schedule. Let's come to the 11, 13, 12, 10. So this is fixed asset schedule number 10. Premises. How much of amount on premises? Let's see. Here is the color, it's mean here is the tick, so that's why we can consider it have the premises adjustment 17,03,000 rupees. So let's transfer this amount onto the fixed assets schedule is equal to 17,03,000 rupees. So it's transfer less exactly depreciation on here. How much of depreciation? Let's see on a problem. Look guys, here is depreciation on premises. How much? 90,000 rupees. Got it? 90,000 have a depreciation on premises. Let's come to the depreciation premises 90,000 rupees. It means into the outer column 17,03,000 minus 90,000. So it's come. Let's total off this amount 77 plus 16,13,000. So this one amount should transfer to our operating expenses. Then also this one amount should have to transfer the operating expenses. So how much of premises depreciation? 90,000 and schedule number 16. This is the our operating. Look, here is the depreciation on furniture. So number 10 we can consider depreciation on premises. How much of depreciation on premises? 90,000 rupees comes. It's done. Let's come once again on a fixed assets schedule number 10. So 16,90,900 rupees is close of this schedule number fixed assets. So let's transfer this amount to the balance sheet. Where is our fixed assets? Here is equal to, let's transfer this amount 16,90,900 rupees should be done, transfer to the balance sheet. Isn't it clear? I think so that आप लोगों को समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। चलिए फिर से प्रॉब्लम के ऊपर चले जाते हैं। लेट्स कम टू दी वंस अगेन ऑन अ प्रॉब्लम। ब्रांच एडजस्टमेंट हो गया, पोस्टेज एंड टेलीग्राम हो गया, प्रिंटिंग स्टेशनरी प्रीमाइसेस हो गया। ओके, सो वी हैव अ बैलेंस ऑफ सैलरीज। ऊपर जाएंगे, सैलरीज 67,000। सो सैलरीज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते, तो इसलिए ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में चली जाएंगी। सो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नंबर शेड्यूल 16, नंबर फर्स्ट को लिखेंगे यहाँ पर सैलरीज। हाउ मच ऑफ सैलरीज बैलेंस इज इक्वल टू करेंगे, चेक करेंगे। आई थिंक सो दैट दिस इज या द 67,000 rupees. It's done. Next, back to the problem. Law charges 5,300 rupees. Okay, तो लॉ चार्जेस है ना, चार्जेस कहाँ पे जाएंगे? ऑपरेटिंग में जाएंगे। नंबर सेकंड पे लिखेंगे यहाँ पर नंबर 2 लॉ चार्जेस। चार्जेस है, इतना ध्यान में रखिए, लॉ का है, कायदा का है।
कितनी है अमाउंट, हाउ मच ऑफ द अमाउंट ऑफ लॉ चार्जेस, इट्स 5300 रुपीज ऑन अ शेड्यूल, 5300 रुपीज। मैं कहाँ पर लिख रहा हूँ देख रहे हैं ना आप, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस शेड्यूल्स में लिख रहा हूँ, ये बात ध्यान में रखें, ठीक है, बिल्कुल गड़बड़ ना करें। ओके, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड्स, ये फंड्स है ना, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड्स है, बट कैसा फंड है, कंट्रीब्यूशन किया है ना प्रोविडेंट फंड के लिए, कंट्रीब्यूशन हम लोगों ने किया, तो कंट्रीब्यूशन हम कहाँ पे लिखते हैं, हम लोगों का खर्चा है, एक्सपेंसेस, तो कहाँ पे जाएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जाएगा, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। नंबर 16 शेड्यूल, तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर 3, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट, क्या था, कौन सा था, कंट्रीब्यूशन था, किस चीज का था, लेकिन कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड था। चलिए शेड्यूल्स में चले गए फिर से, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, हाउ मच ऑफ अमाउंट, सो लेट्स चेक इट आउट द अमाउंट, 11,200 rupees. Okay, 11,200 rupees, it's done. Let's back to the problem. Cash at bank balance, so cash at bank balance, let's see, this is, ये अमाउंट हम कहाँ पर ट्रांसफर करते थे, बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हैं ना, कैश एट बैंक बैलेंस। तो कैश एट बैंक बैलेंस का शेड्यूल हमें कौन बताएगा, हमें बताएगा बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में जाएंगे, देखेंगे तो एसेट्स में हम लोग ट्रांसफर करते थे, यस, कैश एंड बैंक बैलेंस विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नंबर 6 शेड्यूल। तो चलिए 6 नंबर के शेड्यूल पे चले जाते हैं, ये 8 हो गया, 7 एंड दिस इज द 6 नंबर शेड्यूल। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, कैश एट बैंक, सो हाउ मच ऑफ अमाउंट कैश एट बैंक, अगर एडजस्टमेंट है तो इनर को लिखेंगे, नहीं है तो आउटर को लिख देंगे। तो क्या है, कैट, इसको कलर किया नहीं, टिक किया नहीं, इसका मतलब इसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है, 2,07,000 रुपीज। सो चले जाएंगे आउटर को, 2,07,000 रुपीज। सो आउटर की अमाउंट यहाँ पर टोटल में आ जाएगी, इज इक्वल टू 2,07,000 रुपीज। अब शेड्यूल नंबर 6 क्लोज हो गया, सो वी शुड ट्रांसफर दिस अमाउंट टू दी बैलेंस शीट, है कि नहीं, बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे अमाउंट इनर को, कितना था अमाउंट, इज इक्वल टू, लेट्स चेक इट आउट द अमाउंट, 2,07,000 रुपीज। चलिए अमाउंट ट्रांसफर हो गई, फिर से चेक कर लेंगे, अमाउंट उतनी थी, यस सही है, 2,07,000 रुपीज था। बिल डिस्काउंटेड एंड परचेसेस, बिल डिस्काउंटेड है ना, एंड परचेसेस 61,000 रुपीज बिल्स डिस्काउंटेड है, तो ये अमाउंट कहाँ पे चली जाएगी बेटा, देखिए ना यहाँ पर अनएक्सपायर इंश्योरेंस भी है, लोन्स एंड कैश एंड क्रेडिट बैलेंस भी है, तो बिल डिस्काउंटेड एंड परचेसेस अमाउंट्स कहाँ पर जाएगी, कौन बताएगा, लेट्स चेक इट आउट हियर, अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस में जाएगी, बिल डिस्काउंटेड एंड purchases, because of what, this is our liabilities and provisions, so that's why we can consider this amount goes to the other liabilities and provisions, other liabilities number 5 schedules, right। तो चलिए 5 नंबर के शेड्यूल पे चले जाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे बिल्स डिस्काउंटेड एंड प्रोविजंस, देखिए ना प्रोविजंस है ना, कितना है प्रोविजन, चलिए बैक आ जाएंगे, बिल डिस्काउंटेड एंड परचेसेस 61,000 रुपीज, बिल डिस्काउंटेड एंड परचेसेस 61,000 रुपीज, तो यहाँ पर ये अमाउंट आ गई, फिर से चेक करेंगे, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, बिल डिस्काउंटेड बोरोविंग्स में नहीं जाएंगे, रिजर्व में भी नहीं जाएंगे, कैश एंड बैंक बैलेंस, बैंक इन्वेस्टमेंट्स, लोन्स इन एडवांसेस, एग्जैक्टली आई गेट इट दैट पॉइंट, वही थोड़ा सा कंफ्यूजन हमें भी हो जाता है। तो ये क्या है बेटा, बिल्स डिस्काउंटेड एंड परचेसेस है ना, 61,000 रुपीज बिल डिस्काउंट किए हैं एंड परचेसेस किया है, तो ये हमारा लोन्स है, एडवांसेस है, बिल डिस्काउंट होने वाला है, बिल डिस्काउंटेड हो रहा है मतलब क्या है, हमारा लोन्स है, एडवांसेस है, दैट वाई वी आर कंसिडर दिस अमाउंट शुड ट्रांसफर टू
लोन्स एंड एडवांसेस अकाउंट। तो चलिए इस चीज को हम ट्रांसफर करेंगे। देखिए यहाँ पर लायबिलिटी हमने कहा था लायबिलिटीज में नहीं जाती है, लोन्स एंड एडवांसेस में जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें उसके ऊपर डाउट आ ही रहा था। क्या डाउट आ रहा था? क्योंकि ये बिल डिस्काउंटेड है एंड परचेसेस है, दैट्स व्हाई वी आर कंसीडर दिस अमाउंट शुड बी ट्रांसफर टू लोन्स एंड एडवांसेस। यहाँ पे लिखेंगे बिल्स एंड डिस्काउंटेड, बिल्स क्या था? बिल्स ऑन डिस्काउंटेड एंड परचेसेस, राइट? यस, बिल डिस्काउंटेड एंड परचेसेस लिखेंगे बिल्स डिस्काउंटेड एंड परचेसेस। ओके, बिल डिस्काउंटेड एंड परचेसेस, इनर कॉलम का अमाउंट 61,000 रुपीज। isn't it clear? I think so that clear. 61, yeah, it's a 61,000 amount of rupees. तो चलिए यहाँ पर अनएक्सपायर इंश्योरेंस है, तो अनएक्सपायर इंश्योरेंस लिखने से पहले हम शेड्यूल्स में जाएंगे। हमने वहाँ पर अदर लायबिलिटीज में वो अमाउंट डाली थी, इसको यहाँ से हटा देंगे। दिस इज नॉट अवर अदर लायबिलिटीज, दिस इज अवर लोन्स इन एडवांसेस। लेट्स कम टू द प्रॉब्लम। ओके, अनएक्सपायर इंश्योरेंस है, अनएक्सपायर हो चुका है, इंश्योरेंस है, पैसे आने वाले हैं, अदर एसेट्स है ना हमारी, अनएक्सपायर इंश्योरेंस। सो 2700 शुड बी ट्रांसफर टू अदर एसेट्स। चलिए अदर एसेट्स हमारी कहाँ पर है? ओके, वी हैव अदर एसेट्स, अदर एसेट्स 11 नंबर, राइट? फिक्स एसेट्स के नीचे यहाँ पे लिखेंगे अनएक्सपायर इंश्योरेंस। वाई वी आर हियर अनएक्सपायर इंश्योरेंस? बिकॉज हमारा इंश्योरेंस एसेट्स है, अदर एसेट्स है, बट है ना। हाउ मच ऑफ अमाउंट अनएक्सपायर इंश्योरेंस? द अमाउंट ऑफ 2700 रुपीज। ओके, 2700 रुपीज। चलो ट्रांसफर हो गया अमाउंट, बैक जाएंगे और अदर एसेट्स में हो सकती है, चेक करेंगे। अनएक्सपायर होगा स्टैट्यूटरी रिजर्व फंड। अब ये रिजर्व फंड है तो कहाँ पे जाएगा? शेड्यूल नंबर देखेंगे, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में देखिए रिजर्व एंड सरप्लस एंड अदर रिजर्व फंड शेड्यूल नंबर 2 में जाएगा। तो उस अमाउंट को ट्रांसफर कर देते हैं शेड्यूल नंबर 2 में। तो हमारा शेड्यूल नंबर 11 है 8, 9, 10, 7, 2। यहाँ पे लिखेंगे क्या था? स्टैट्यूटरी फंड, स्टैट्यूटरी था ना। लेट्स चेक इट आउट यार, कोई बड़ी बात नहीं। ओके, स्टैट्यूटरी रिजर्व फंड। ओके, देखिए ऐसी गड़बड़ी हो जाती है कि नहीं? स्टैट्यूटरी रिजर्व फंड। सो हाउ मच ऑफ स्टैट्यूटरी रिजर्व फंड? इनर को लिखेंगे, क्यों इनर को लिखेंगे बताता हूँ, इसको कलर नहीं किया ना, फिर भी इनर को लिखेंगे 72,000 रुपीज। चलिए जाएंगे यहाँ पर लिखेंगे 72,000। देखिए यहाँ पर अब मैं लिख क्या रहा हूँ, आप देखेंगे एट व्हाट, एट 20% ऑफ नेट प्रॉफिट, है ना, हमें ट्रांसफर करना ही करना है 20% ऑफ नेट प्रॉफिट अमाउंट। चलिए बैक जाएंगे, लेट्स सी। ओके, कंटिंजेंसी रिजर्व फंड, ये भी तो फंड है, कंटिंजेंसी रिजर्व फंड 7,000। चलिए कंटिंजेंसी रिजर्व फंड यहाँ पे लिखेंगे कंटिंजेंसी रिजर्व फंड। हाउ अमाउंट ऑफ कंटिंजेंसी रिजर्व फंड? आउटर को अमाउंट लिखेंगे, उसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट 7,000 नहीं है, रुपीज 7,000। चलिए आउटर को अमाउंट चलेगी, कंटिंजेंसी रिजर्व फंड 7,000 रुपीज शुड बी ट्रांसफर टू आउटर। लेट्स कम टू दी लोन्स, कैश, क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये लोन्स है, कैश क्रेडिट्स है एंड ओवरड्राफ्ट है। कितना है? 30,49,000। ओके, अच्छा चलिए इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। तो इसको पहले तो ट्रांसफर कर देते हैं। कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे? हमारा लोन्स इन एडवांसेस कितने नंबर का शेड्यूल है? नंबर 9 शेड्यूल। सो वी हैव अ लोन्स इन एडवांसेस नंबर 9 शेड्यूल पे आ जाएंगे, नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9। चलिए तो यहाँ पर अमाउंट लिख देंगे लोन्स, लोन्स, कैश क्रेडिट,
कैश क्रेडिट एंड क्या था, ओवरड्राफ्ट्स। तो यहाँ पर फिर से लिखेंगे कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट्स। तो बेटा ओवरड्राफ्ट्स है ना, तो पैसा देना बाकी था है ना, तो लोन्स है, एडवांसेस है, हमने लोन्स लिए है ना, कैश क्रेडिट है ना, तो लोन्स दिए हमने, लिए है लोन्स, दिए है लोन्स। तो यहाँ पर इसके ऊपर एडजस्टमेंट देखिए ना कैसी पूछी गई है, प्रोवाइड ₹28,500 फॉर डाउटफुल डेट्स। अब डाउटफुल डेट्स है तो ये पैसा हमें मिलने वाला नहीं है, हमने लोन्स दिया ऐसा मान लो, तो हमें पैसा नहीं मिलने वाला। हमने टोटल लोन्स, कैश क्रेडिट्स और ओवरड्राफ्ट्स कितने दिए हैं, हम बैंक वाले हैं ना, तो हमने बैंक्स ओवरड्राफ्ट किए हैं ना, दिए हैं, कैश क्रेडिट्स दिए, लोन्स दिए, बट हमें प्रोवाइड है कितना है 28,500 फॉर डाउटफुल डेट्स। हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ बंदे हमने जो पैसे दिए थे वो हमें रिटर्न नहीं करेंगे, डाउटफुल डेट्स है 28,000, तो वो हमारे लोन्स में से माइनस हो जाएगी ना अमाउंट। सो 28,500 शुड बी माइनस ऑन लोन्स, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट्स। चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे लेस, पहले तो अमाउंट लिख देते हैं ना, कितनी अमाउंट थी, इज इक्वल टू करेंगे अमाउंट, प्रॉब्लम के ऊपर जाएंगे। सो यस 30,49,000 इज द अमाउंट। इसमें से लेस करेंगे, क्या लेस करेंगे, डाउटफुल डेब्ट्स। कितना है डाउटफुल डेट्स, इसमें से लेस करना है ना, तो कितना है डाउटफुल डेट्स, प्रॉब्लम के ऊपर जाएंगे, एडजस्टमेंट देखेंगे 28,500 रुपीज़। तो यहाँ पर आएंगे 28,500 रुपीज़। सो 28,500 रुपीज़ इज इक्वल टू, यहाँ पर आएंगे, इसको यहाँ से माइनस करेंगे, अमाउंट आ जाएगी 30,20,500 रुपीज़। 61,000 आउटर को चले जाएंगे। चलिए तो यहाँ से 61,000 रहने दो या फिर हटा दो, मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर टोटल आ जाएगी 61,000 एंड 30,20,500 is equal to 30,81,500 is our loans and advances amounts total balance। बट ये अमाउंट हमें बैलेंस शीट में ट्रांसफर करने से पहले डाउटफुल डेट्स का एक इफेक्ट यहाँ पर है, एक इफेक्ट यहाँ पर है, दूसरा इफेक्ट कहाँ पर जाएगा, दूसरा इफेक्ट, तो चलिए दूसरा इफेक्ट यहाँ पर जाएगा, कहाँ पर जाएगा सर, यस देखिए मेरे दोस्तों, हमने यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारा शेड्यूल नंबर 16 था, ये बना के रखा था, उसके नीचे हमने और एक कॉलम बना के रखा है, क्या बना के, कंटिंजेंसीज एंड प्रोविजंस। दिस इज आवर कंटिंजेंसी है ना, कंटिंजेंसी, हमें ये पता नहीं है कि 28,500 मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, बट डाउटफुल है, मिले तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो भी अच्छी बात है, अच्छी बात नहीं है ना, मिले नहीं मिले, तो 28,500 हमारा डाउटफुल है। सो दैट्स व्हाई वी आर कंसिडर हियर 28,000 rupees as a doubtful debts। Okay, doubtful debts, how much of amount doubtful debts, 28,500 rupees। इनर कॉलम को लिखेंगे, बैक जाएंगे, बैक जाने से पहले शेड्यूल में जाएंगे, क्या था हमारा शेड्यूल नंबर, लोन्स एंड एडवांसेस 9 नंबर शेड्यूल। तो ये जो अमाउंट है यहाँ पर 30,81,500 रुपीज़, ये जो अमाउंट है ना लोन्स एंड एडवांसेस की 30,81,500 रुपीज़, ये अमाउंट हम लोग ट्रांसफर कर देंगे टू दी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट 9 नंबर शेड्यूल इज इक्वल टू ट्रांसफर हाउ मच, 30,81,500 रुपीज़। It's done here। Let's come to the once again on a problem। वो अमाउंट ट्रांसफर कर दी, वो अमाउंट भी ट्रांसफर कर दी, ठीक है, ओके। चलिए इसका मतलब यहाँ पर ये टोटल खत्म हो गई। एडजस्टमेंट देखेंगे, प्रोवाइड ₹10,000 फॉर टैक्सेशन, प्रोवाइड है, प्रोविजन है, 10,000 है ना, टैक्सेशन की प्रोविजन है, तो प्रोविजन कहाँ पे जाएगी, लेट्स सी द प्रोविजंस, अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजन नंबर 5 शेड्यूल, नंबर 5 शेड्यूल यहाँ पर चेक करेंगे। ओके ओके, चलिए ये मिल गया,
5 नंबर का शेड्यूल, अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रोविजन ऑन टैक्सेशन। How much of amount should be provided to the taxation's provisions? The amount of rupees 10,000। चलिए यहाँ पर लिख देंगे हम 10,000, यहाँ पर आउटर में जाएंगे, कितना होगा 17,100 रुपीज़। तो यहाँ पर टोटल भी कितनी आ जाएगी 17,100 रुपीज़। तो चलिए 17,100 रुपीज़ यहाँ पर टोटल अमाउंट होगी। तो ये अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस में हम ट्रांसफ़र कर देंगे, बट ट्रांसफ़र करने से पहले हमें प्रोविजन टैक्सेशंस भी तो ट्रांसफ़र करना है ना। एक इफेक्ट हो गया, दूसरा इफेक्ट देखना है। कहाँ पर देखेंगे दूसरा इफेक्ट? देखिए हमने कहा था प्रोविजंस, कंटिंजेंसी एंड प्रोविजंस। तो यहाँ पर दूसरा इफेक्ट लिखेंगे प्रोविजंस ऑन टैक्सेशन। हाउ मच ऑफ अमाउंट प्रोविजन ऑन टैक्सेशन? 10,000 रुपीज़। अब जाते हैं हम फिर से हमारे नंबर 5 शेड्यूल पे, जो कि अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस है। ओके, अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस 17,100 rupees should be transferred to the our 5 number schedule into the liability side of the balance sheet। 17,100 rupees। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 17,100 rupees हमने ट्रांसफर कर दिए अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस में। चलिए बैक जाएंगे। ओके, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन हो गया, फिर से चेक कर लेंगे डेप्रिसिएशन। ओके, यहाँ पर हम चेक करते हैं फिक्स एसेट्स, वेरी गुड, ऑलरेडी है। ओके, डेप्रिसिएशन फर्नीचर के ऊपर 8,000 था, डेप्रिसिएशन प्रीमाइसेस के ऊपर 90,000 था। ये दोनों अमाउंट हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ट्रांसफर कर दी। चेक कर लेंगे, डेप्रिसिएशन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन प्रीमाइसेस 8,000, 90,000। सो इट्स डन। ओके, ऊपर जाएंगे, प्रोवाइड ₹28,500 फॉर डाउटफुल डेट्स। या जी अभी बिल्कुल हमने रिसेंटली इस एडजस्टमेंट को कंप्लीट किया। रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड अमाउंट टू ₹7,100 रुपीज़। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड था, तो यहाँ पर जाएंगे शेड्यूल्स में, चेक करेंगे रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड 7,100 अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस में ट्रांसफर कर दिए हैं। दूसरा इफेक्ट कहाँ पर था? इंटरेस्ट अर्न में, इंटरेस्ट अर्न से हमने लेस किए थे अमाउंट इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट में से, क्योंकि हमारा रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड था, इसलिए हमने लेस किया अमाउंट 7,100। तो ये टोटल आउटर को अमाउंट चलेगी। चलिए, तो ये एडजस्टमेंट भी फिनिश हो गई। एडजस्टमेंट आपको चेक कर लेनी बार बार। द बैंक, ओके, रिबीट नंबर 4 completed। The bank has accepted bills worth ₹3 lakh on a behalf of customers against the securities of ₹4 lakh lodged with the bank। सो मैंने शुरुआत के दौर में ही आपको पढ़ते समय एडजस्टमेंट बताते समय कहा कि दिस इज अवर कंटिंजेंट लायबिलिटी, द कंटिंजेंट लायबिलिटी विच शुड बी अकर्ड इन दिस ईयर बट नॉट पेड इन टू दिस ईयर, दैट शुड बी पेड इन टू द नेक्स्ट ईयर, दैट इज द वी कॉल्ड अ कंटिंजेंट लायबिलिटी, जो कि शाश्वत है बट शाश्वत नहीं है। So this is our contingent liability should be transferred to the contingent schedule। Let's see the contingent liability here, number 12 schedule। Let's transfer this amount on a 12 number schedule। So here is the contingent। यहाँ पर क्या बोलेंगे? bills। okay, bills to किए, पहले उसको पढ़ लेते हैं फिर से। The bank has accepted bills। okay, okay, यहाँ पर लिखेंगे acceptant, acceptances of bills and endorsement on ₹4 lakh, ₹4 lakh securities। 4 लाख सिक्योरिटीज के ऊपर हमें अमाउंट मिली है ना, बिल डिस्काउंट की। कितनी अमाउंट मिला? आउटर को लिख देंगे यार, 2 3 4 6, 3 लाख रुपए। तो ये अमाउंट मिल गई वहां पर आउटर को। चलिए, कुछ है क्या? यस, ये अमाउंट हमने ट्रांसफर कर दी थी। चलो कोई बात नहीं, एडजस्टमेंट कुछ बाकी नहीं, ऊपर की भी अमाउंट कुछ बाकी
नहीं होगी। चलो इसको क्लोज करते हैं। पहले तो यहाँ पर अमाउंट ले लेंगे इज इक्वल टू, it's done, 3 lakh rupees. Let's check it out one by one, the schedules into the balance sheet and also a profit and loss account. Reserve and surplus and other reserve fund, ये अमाउंट बाद में आएगी। क्यों बाद में आएगी? क्योंकि वहां पर हमें 20% ऑफ नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करना है, जो कि हमें ऑलरेडी बताया गया रहता है। डिपॉजिट्स देखेंगे इज इक्वल टू शेड्यूल नंबर 3, कहाँ पे गया शेड्यूल नंबर 3, नंबर 5, नंबर 4, नंबर 3। ओके, तो यहाँ पर शेड्यूल नंबर 3 का सम कर लेते हैं ना, टोटल अमाउंट कर लेते हैं, कुछ नहीं है ना वहाँ पर, इज इक्वल टू सम। क्या होगा इसको, इसको बैक जाएंगे पहले तो, यहाँ पे जाएंगे। हाँ ठीक है यार, नो कर देते, कोई बड़ी बात नहीं। ओके ठीक है, ठीक है, हमें नहीं चाहिए फॉर्मूला, यहाँ पर लगाना नहीं है डिपॉजिट्स में। ये चला गया, यहाँ से जाएंगे शेड्यूल्स में, जाएंगे शेड्यूल में, चले गए, इसको इज इक्वल टू करेंगे, इसका सम करेंगे। सम किसका करेंगे बेटा? ओके, तीनों का कर लेंगे। 55,94,000 रुपीज़। तो यहाँ पर कितने अमाउंट आ जाएगी? 55,94,000 रुपीज़। चलिए डिपॉजिट्स के अब यहाँ पर हम अमाउंट डालेंगे। कहाँ पर? नंबर 3 में क्या है? डिपॉजिट्स इज इक्वल टू, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर इसको जरा ऊपर कर लेते हैं, है ना। डिपॉजिट्स 55,94,000 इज डन, अमाउंट चलेगी। बोरोविंग्स देखेंगे, नंबर 4 शेड्यूल था बोरोविंग्स। अच्छा, बोरोविंग्स में कुछ नहीं आया हमारा, तो यहाँ पर टोटल में हम लोग ज़ीरो करेंगे रुपीज़, तो बोरोविंग्स में भी ज़ीरो करेंगे। लेट्स कम टू द बोरोविंग्स, यहाँ पर ज़ीरो बोरोविंग्स। 17,100 हमने अदर लायबिलिटीज प्रोविजन ट्रांसफर करके रखा है। नंबर 7 देखेंगे, बैलेंसेस विथ अदर बैंक्स एंड मनी एट कॉल्स एंड शॉर्ट नोटिस। नंबर 7 शेड्यूल, ये हो गया हमारा 5, ये हो गया हमारा 6, नंबर 7। चलिए नंबर 7 में भी अमाउंट नहीं है, तो इसको जीरो करेंगे, यहाँ से आएंगे, रिटर्न पॉलिसी है भैया हमारी, क्या है? यहाँ पर ज़ीरो करेंगे। किसमें? बैलेंसेस विथ अदर बैंक्स एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिसेस। चलिए, इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर कर दिए, लोन्स एंड एडवांसेस ट्रांसफर हो गए, फिक्स एसेट्स ट्रांसफर्ड, अदर एसेट्स। लेट्स कम टू द अदर एसेट्स, शेड्यूल नंबर 11। schedule number 11, other assets. So here is other asset, schedule number 11। तो इसकी टोटल कर देते हैं यहाँ पर, तो इसकी टोटल कितना आ जाएगी? 2,04,000 प्लस 2,700 रुपीज। सो दिस इज द अमाउंट कम्स इन अंडर हियर इज इक्वल टू 2,06,700 रुपीज कम्स। चलिए अमाउंट यहाँ पर आएगी, बैक में आएंगे, इज इक्वल टू करेंगे, ट्रांसफर करेंगे 2,06,700 रुपीज। तो ये अमाउंट हो गई हमारी ट्रांसफर। सो इज इक्वल टू करेंगे, इज इक्वल टू टोटल अमाउंट करेंगे, यहाँ पर आएंगे, टोटल अमाउंट यहाँ पर हो गई। ओके, सम लगाएंगे ना, इसको सम लगा देते हैं, गड़बड़ हो रही है। चलिए, इज इक्वल टू सम टैप, चलिए सम करेंगे, इट्स डन। 70,26,100 rupees is our assets balance. Okay, let's come to the contingent liability number 12 देखेंगे। contingent liability हमारी क्या थी? contingent liability, let's see the contingent liability number 12। so here is a contingent liability rupees 3 lakh। so what is the 3 lakh rupees? the 3 lakh rupees is bills discounted amount, which should be the contingent liability. so we can consider here the bills discounted. So how much of bill discounted? Amount of 3 lakh rupees. It's done.
या इट्स डन 3 लाख रुपीज़। यहाँ पर भी हम 3 लाख रुपीज़ लिख देंगे। चलो ये डन हो गया 3 लाख रुपीज़, इट्स डन। नंबर 13 पे जाएंगे, ट्रांसफ़र कर दें शेड्यूल के अमाउंट। इंटरेस्ट अर्न 13 नंबर शेड्यूल, ये अदर इनकम 14 नंबर शेड्यूल। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड नंबर 15 शेड्यूल, ट्रांसफ़र कर दिया अमाउंट। नंबर 16 देखेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 16 नंबर शेड्यूल, ट्रांसफ़र करेंगे अमाउंट। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में अमाउंट कहाँ पे गया, नंबर 16 शेड्यूल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इसका सम करेंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अमाउंट टू रुपीज़, इट्स डन। चलिए ओके 2,06,500 रुपीज़, सो ये अमाउंट ऑर्डर को लिख देंगे 2,06,500 रुपीज़। सो ये अमाउंट हम ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, है कि नहीं, कहाँ पर, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नंबर 16 शेड्यूल में ट्रांसफ़र करेंगे 2,06,500 रुपीज़। सो अमाउंट शुड बी ट्रांसफर टू 2,06,500 रुपीज़। तो यहाँ पर प्रॉफिट फॉर द ईयर हमें निकलना है, ठीक है। बट उससे पहले यहाँ पर देखिए कंटिजेंसीज एंड प्रोविजंस है। तो कंटिजेंसीज एंड प्रोविजंस हम लोगों ने यहाँ पर निकाल के रखी थी ना, डाउटफुल डेट्स एंड प्रोविजंस ऑन टैक्सेशंस। सो हाउ मच ऑफ कंटिजेंसीज एंड डाउटफुल डेट्स एंड प्रोविजंस फॉर टैक्सेशंस, सो वी हैव द अमाउंट ऑफ इज इक्वल टू, इसको जरा ऊपर ले लेते हैं, इसको जरा ऊपर ले लेते हैं, आपको दिखेगा, यस। चलिए सो इज इक्वल टू 28,000 प्लस 10,000, सो इट्स अमाउंट टोटल 38,500 रुपीज़। तो कंटिजेंसी कितने आ गए, 38,500 रुपीज़। सो कंटिजेंसीज एंड प्रोविजंस हम लोग ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे 38,500 रुपीज़। So after the 38,500 rupees, let's calculate the amount of this one. Because of calculation, the profit for this year. So is equal to 6,96,900 plus 2,03,000 is equal to, यहाँ पर अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे, is equal to 8,99,900 रुपीज़। ओके, इसकी टोटल करेंगे इज इक्वल टू प्लस 2,06,500, 38,500, इट्स डन। 6,45,400 रुपीज़ यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे, 6,45,400 रुपीज़ ट्रांसफर अमाउंट। लेट्स सी हाउ मच ऑफ वी हैव द प्रॉफिट फॉर दिस ईयर, 8,99,900 minus 6,45,400 rupees, 2,54,500 is our profit for this year. Okay, profit for this year. Okay, so let's total of this profit is equal to 2,54,500 plus 81,500 is equal to 3,36,000। आउटर को अमाउंट लिख देंगे 3,36,000, इट्स डन। अब यहाँ पर हमें 20% नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व फंड करना है। तो बेटा फंड को ट्रांसफर करेंगे 20%, किसके ऊपर निकालेंगे अमाउंट, अमाउंट निकालेंगे प्रॉफिट फॉर दिस ईयर के बैलेंस के ऊपर। तो यहाँ पर इज इक्वल टू करेंगे, अमाउंट लेंगे, इनटू लगाएंगे, 20% निकालेंगे। सो 20% कितना आ गया, 50,900 रुपीज़। क्लियर है। तो 50,900 रुपीज़ हमें कहाँ पर ट्रांसफर करना था, स्टैट्यूटरी रिजर्व फंड में। और स्टैट्यूटरी रिजर्व फंड हमारा कहाँ पर है, शेड्यूल नंबर 2 में। क्या था देखिए, यहाँ पर बोला था ना हमने, स्टैट्यूटरी रिजर्व फंड कितनी अमाउंट है, 50,900 रुपीज़। तो यहाँ पर टोटल अमाउंट कितनी आ जाएगी, इज इक्वल टू 72,000 प्लस 50,900 रुपीज़, 1,22,900 rupees has to come statutory reserve fund. Let's come to the profit and loss account. Okay, प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, बैलेंस शीट को अमाउंट कितनी ट्रांसफर करेंगे,
तो चलिए ना बैलेंस शीट को अमाउंट कितने ट्रांसफर करते हैं, इज इक्वल टू 3,36,000 माइनस 50,900 रुपीज, 2,85,100 शुड बी ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, है ना, इज इक्वल टू 50,900 2,85,100। तो ये आउटर को अमाउंट आ गई 3,36,000। चलिए ये अमाउंट कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, टू प्रॉफिट एंड प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, 2,85,100 रुपीज शुड बी ट्रांसफर टू हियर रिजर्व एंड सरप्लस। यहाँ पर लिखेंगे हम प्रॉफिट फॉर दिस ईयर, हाउ मच ऑफ प्रॉफिट फॉर दिस ईयर इज इक्वल टू, करेंगे बैक आएंगे, चेक करेंगे कितना है, ओके 2,85,100 रुपीज इज अवर करंट प्रॉफिट, इज इक्वल टू कर देंगे अब इसको प्लस 7,000 प्लस 2,85,100 प्लस 4,15,000 rupees is our reserve and surplus amount. Let's come to balance sheet once again. For the this amount of reserve, how much of this amount is equal to, ट्रांसफर करेंगे अमाउंट कितनी है 4,15,000. So this is the done. So let's see the total of this one is equal to, sum करेंगे 10 lakh 4,15,000, okay 70,26,100 rupees is equal to अमाउंट आउटर को चली जाएगी, इट्स डन। ओहो चलिए, तो यहाँ पर हमारा बैलेंस शीट टैली हो गया है, देखिए 70,26,100 रुपीज शुड बी अ टैली, फाइनली दिस बैलेंस शीट शुड बी अ टैली। तो हमें ऐसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, द बैलेंस शीट ऑफ राजश्री शाहू बैंक लिमिटेड। सो दिस इज द बैलेंस शीट ऑफ राजश्री शाहू लिमिटेड and this is the profit and loss account of Rajashri Shahu Limited. So this is the balance, clear है, got it। वीडियो बहुत लंबा हुआ है मुझे पता है, बट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बिकॉज शेड्यूल बैंकिंग हमारे 14 मार्क्स ले लेता है, कई बार 20 मार्क्स को भी आता है ये क्वेश्चंस, ये प्रॉब्लम। सो दिस इज द टुडेज प्रॉब्लम। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए फिर मिलेंगे, थैंक यू सो मच।